अस्सलामुअलैकुम। दिस इज़ शहरियार। और जो ये वीडियो है ये स्पेशली आप लोगों के लिए है। इसके अंदर मैं आपको जो पास्ट के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन एंड शॉर्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं मैं वो आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा, जिसके अंदर आपके प्रीवियस सेमेस्टर्स के क्वेश्चंस होंगे और कुछ उससे प्रीवियस सेमेस्टर्स के होंगे और कुछ थोड़े पुराने होंगे क्वेश्चंस, ठीक है। लेकिन इनमें जो क्वेश्चंस हैं, एक बात आपने कान खोल कर सुन लेनी है। इनमें जो क्वेश्चंस हैं, इतनी मैं आपको श्योरिटी दूँगा, इतनी श्योरिटी मैं देता हूँ कि 80%, हो सकता है 100% भी हो, ठीक है। बड़ा बोल बोला है, लेकिन इसमें मुझे कॉन्फिडेंस है, ठीक है। 80% नहीं तो 90% कन्फर्म, कन्फर्म। या तो आपको ये सेम स्टेटमेंट के साथ आएंगे, ईच एंड एवरीथिंग वैल्यूज़ भी बिल्कुल सेम होंगी, या क्या होगा कि आपकी वैल्यूज़ डिफरेंट होंगी, ठीक है। क्वेश्चन आपका सेम होगा, ये कंफर्म मैं बात कर रहा हूँ। और जब आपका पेपर होगा तो प्लीज़ आप कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आपको कितने परसेंट पेपर आया और किस तरह का आपका पास पेपर आया, क्योंकि आप ग्रुप्स में भी अपना पेपर शेयर करते हैं तो काइंडली वहाँ से कॉपी करके आप कमेंट में भी उसको पोस्ट कर दिया करें और साथ बता दिया करें कि कितने परसेंट पेपर आपके जो गैसेस थे उसमें से आया, ठीक है। तो डैम श्योर इसी तरह का पेपर आएगा। और ये स्पेशली मैंने उन स्टूडेंट्स के लिए भी किया है कि जिनकी प्रिपरेशंस नहीं है या जिनके पास इतना टाइम नहीं होता, वो जॉब्स वगैरह करते हैं या कुछ हाउस वाइफ्स होती हैं, ठीक है, वट एवर जो भी हैं, कि उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो इतने लेंथी लेक्चर सुने, तो वो इन क्वेश्चंस को देखें और इनके सोल्यूशन की तरफ जाए, ठीक है। वो पर्टिकुलर लेक्चर सुन ले या जिस मर्जी तरह से उसको कवर करें। साथ साथ में एक और बात आपको कहना चाहूँगा कि मेरे पास एक फ़ाइल है इसके रिगार्डिंग टू एमसीक्यूज़, ठीक है। वो फ़ाइल है काफ़ी बड़ी, लेकिन जिन लोगों को वो फ़ाइल चाहिए तो काइंडली वो मुझसे कांटेक्ट कर लें, मैं उनको वो फ़ाइल सेंड कर दूँगा। लेकिन उसमें से सिर्फ आपको 4 से 5 एमसीक्यूज़ या 8 एमसीक्यूज़, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। नॉर्मली 5 एमसीक्यूज़ उसके अंदर से आएंगे, वो शुरू के आप 10-20 पेजेस भी पढ़ लेंगे तो उन्हीं में से आ जाते हैं। पाँच पाँच तो कंफर्म है ना, 5 तो आएंगे ही आएंगे उसमें से एमसीक्यूज़। बाकी ये है कि आप उससे पढ़ने से ये होगा कि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के एमसीक्यूज़ आते हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़, मेरे उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि आईटी कर रहे हैं 430 की, ई कॉमर्स जिनकी है बुक, ठीक है, और जिनके पेपर्स अच्छे नहीं हुए, कोई मसला नहीं है, किसी किस्म का मसला नहीं, सिर्फ आप मुझसे कांटेक्ट करें। मैं आपको एक फ़ाइल दूंगा इसके एमसीक्यू से रिलेटेड, ठीक है। इसके एमसीक्यू से रिलेटेड इको के मैं एमसीक्यूज़ के इको से मतलब ई कॉमर्स के एमसीक्यू से रिलेटेड मैं आपको एक फ़ाइल दूंगा। सिर्फ आपने वो फ़ाइल पढ़नी है, उसके 100-120 सफ़े सिर्फ आपने वो पढ़ने, जस्ट कुछ भी नहीं पढ़ना। डैम श्योर 100%, क्या मैंने बोला 100%, उससे 1% ना कम ना 1% ज़्यादा, 100% एमसीक्यूज़ आपके उसमें से आएंगे और 100% एमसीक्यूज़ आपके ठीक होंगे। उसमें से 50 तकरीबन पहले एमसीक्यूज़ आते थे, अब मेरे ख्याल से कम हो गए, 30-40 जितने भी एमसीक्यूज़ आएंगे 100% उसमें से आएंगे, डैम श्योर आएंगे उसके अंदर से, ठीक है। बाकी उसके अलावा जो उसकी थ्योरी वगैरह है वो बिज़नेस से रिलेटेड चीज़ें, तो वो तो होपफुली आप लोग पढ़ लोगे तो वो आपको आ जाएगी, ठीक है। लेकिन एमसीक्यूज़ के लिए मैं बात करूँ कि 100% उसमें से एमसीक्यूज़ आएंगे जिनके 4 नंबर आए हैं, 8 नंबर आए हैं, 6 नंबर आए हैं, 20 नंबर, 16 नंबर, जितने भी नंबर आए हैं जिनके। अगर वो इस बुक को लेके परेशान है तो काइंडली वो मुझसे रब्ता कर ले, मैं उनको वो फ़ाइल दे दूँगा, सिर्फ वो फ़ाइल पढ़ लें, और अगर वो थ्योरी नहीं भी करते ना करें, ठीक है। 100% एमसीक्यूज़ उसमें से आएंगे और वो आपको पास करवा देगी, इसकी मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। सो अब हम ये क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसको मैं थोड़ा सा कोशिश करूँगा कि एक्सप्लेन भी कर दूँ, अगर ना भी किया तो मैं आपको पढ़ पढ़ के बताता रहूँगा कि क्या क्या क्वेश्चन है ये, ठीक है। और जिसको चाहिए तो इसकी ये कॉपी चाहिए यानी कि फ़ाइल चाहिए तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है, ठीक है, वो भी मैं उसको प्रोवाइड कर दूँगा आप लोगों की आसानी के लिए। क्योंकि ये मैं नहीं चाहता, जब से मैंने इसके लेक्चर्स बनाना शुरू किए थे स्टार्टिंग से मेरा ये इनिशिएटिव रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो इस बुक के अंदर फ़ेल हो जाते थे, तो मैंने इसको इतना आसान आप लोगों के लिए बनाया, इतना आसान बनाया कि सिर्फ मेरी यही उम्मीद रही है कि जो बंदा एक दफ़ा मेरे ये लेक्चर सुन ले उसको दोबारा किताब खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और वो बंदा कभी फ़ेल नहीं हो सकता, सिर्फ मेरा यही मकसद है ये लेक्चर्स बनाने का, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर जब मैंने
लास्ट सेमेस्टर्स में जब मेरा ग्रुप था ACCA का, क्योंकि इस बार का जो ग्रुप है वो था, लेकिन किसी वजह से मैं उसमें से निकल गया, मेरा मोबाइल चेंज हो गया तो मैं लेफ़्ट हो गया, सो वो बंद हो गया ग्रुप। अगर कोई मेरी तरफ से कोई मैसेज वगैरह करे तो उसको सीरियस मत लीजिएगा, वो मेरा मैसेज बिल्कुल नहीं होगा। और दूसरी चीज़ ये कि जो लास्ट वाला मेरा ग्रुप था तो उसमें तो इतनी मेहनत की थी मैंने खुद भी पर्सनली उन स्टूडेंट्स के, वो स्टूडेंट्स थे वो तो मेरे यार दोस्त बन गए थे, लड़के लड़कियां जितनी भी थी, ठीक है, हमारा बहुत ज़्यादा अच्छा याराना टाइप बन गया था। इतनी हमने मेहनत की थी उसके अंदर कि अल्हम्दुलिल्लाह वो स्टूडेंट भी मेरे पास है, मैं कमेंट्स लगा नहीं सकता। आई होप अगर वो वीडियो देखे तो वो उस चीज़ को अप्रिशिएट करेगा कि वो स्टूडेंट भी है जिसको उन्होंने D ग्रेड दिया हुआ था और उसको मैंने A+ ग्रेड दिलवाया है, ठीक है। B ग्रेड, A ग्रेड, A-B+C इस तरह से ग्रेड्स आए हैं। जिसने जितनी मेहनत की, जिसने मेरे कॉन्सेप्ट को जितनी अच्छी तरह से पकड़ा, उसको उस तरह से ग्रेड है। तो डैम श्योर आई होप सो आपके भी बहुत अच्छे ग्रेड्स आएंगे। और प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मेरा नंबर यहाँ पे नहीं होगा, ग्रुप यहाँ पे लिंक नहीं होगा। सो जिनको नंबर चाहिए वो मुझे DM कर देना, कमेंट्स में मेंशन कर देना, मैं उनको अपना नंबर दे दूँगा। और प्लीज़ आगे शेयर ना कीजिएगा, बट नंबर आपको मेरा मिल जाएगा, ठीक है। और दूसरा कि अब हम चलते हैं यहाँ पे कि ये कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, और डैम श्योर इसमें से पेपर बहुत सारा आने वाला है, आपके लिए इजी हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा कैसा पेपर आता है, कैसे क्वेश्चंस वो देता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा जी, अब इनके ना मार्क्स, इन पे कईयों पे मार्क्स लिखे हुए हैं मैंने, कईयों पे नहीं भी लिखे हुए, तो मार्क्स में नहीं जाना, आप सिर्फ क्वेश्चन की तरफ फोकस करना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो उसने दिया गया है वो ये क्वेश्चन दिया है। अब वो कहता है कि इफ़ आ प्रोजेक्ट रिक्वायर्स एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट, एक प्रोजेक्ट है जिसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या है, 10,000 रुपये, एंड कैश फ्लोज आर ₹3400, 2500, ₹3900 एंड 5200 फॉर ईयर 1 थ्रू 4, 1 to 4 के इसलिए ईयर है, 4 सालों में ये 4 इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स हुई है रिस्पेक्टिवली। What will be the NPV of the project at a discount rate of 10%, ठीक है। अब देखिए, अब आपने यहाँ पे इसके लिहाज से आपने इसके NPV निकाल लेनी है। आई होप जब मेरे आप NP वाले लेक्चर देखेंगे तो आपको वो भी पता लग जाएगा कि NPV कैसे निकालते हैं, और उसके कमेंट्स में जाएंगे तो आपका NPV का मैंने वहाँ पे एक, मुझे याद है कि स्टूडेंट ने पूछा था मुझसे पिछले साल उसका फार्मूला, तो मैंने उसको बताया था, वहाँ पे लिखा हुआ है फार्मूला, तो आप उस फार्मूले को भी देखेंगे आपको पता चल जाएगा। तो आपने NPV वहाँ से निकाल देनी। अब उसके आगे पढ़ें, कहता है इफ़ इट फेसिबल टू इन्वेस्ट इन द प्रोजेक्ट। दूसरा उसकी रिक्वायरमेंट है कि क्या ये प्रोजेक्ट के लिए फिजिबल है कि नहीं है। देखें, एक सवाल में दो चीज़ें हैं, एक तो उसने पूछा है NPV कैसे निकालना है, एक चीज़ अगली उसने पूछी कि ये फिजिबल है भी कि नहीं है, आपने ये भी बताना है उसको। खाली जवाब निकाल के उसको बंद नहीं कर देना, ठीक है, लिखना ख़त्म नहीं करना, सेव नहीं करना, बल्कि उसको सेकंड पॉइंट में आपने ये भी बताना है कि हाँ भाई ये फिजिबल है कि नहीं है, ठीक है। नंबर 3 पे उसको क्या है, नोट शो कंप्लीट वर्किंग। देखिए, इसने नोट भी पेपर में लिखता है और वो कहते हैं कंप्लीट वर्किंग। कंप्लीट वर्किंग के मतलब होता है कि आपने एक एक ईच एंड एवरी स्टेप आपने करना, कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना, इवन मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वट एवर जो कुछ आप कर रहे हैं, एक एक चीज़ आपने करना है, इसलिए वो लिखता है नोट शो कंप्लीट वर्किंग, ठीक है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन है व्हाट विल बी द करंट प्राइस ऑफ स्टॉक इन द फॉलोइंग केसेस। अब करंट प्राइस ऑफ स्टॉक्स आपने बतानी है। केस क्या, केस नंबर ए, केस ये बताया गया कि इफ़ यू बाय अ शेयर ऑफ ABC कंपनी विद अ प्लान टू सेल इट इन अ ईयर होपिंग दैट दिस वर्थ विल बी ₹90 एट दैट टाइम, ऑलराइट, ठीक है। अलोंग विद साथ इसके के आर डिविडेंड पेमेंट ₹10 पर शेयर, द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो आपके पास R होता है वो है 25%, ठीक है। एक उसने कंडीशन ये दी थी। सेकंड कंडीशन उसने ये दी है कि B में बताया इफ़ यू बाय स्टॉक ऑफ XYZ कंपनी ऑन विच यू विल रिसीव अ फिक्स्ड डिविडेंड ऑफ ₹15 पर शेयर per month which will continue indefinitely with the required rate of return 20, ठीक है। अब आपने करंट प्राइस ऑफ शेयर बतानी है। अब ये दो से सिनेरियो दे दिया, दोनों का अलहदा, ए का आपने अलहदा निकालना है, बी की करंट प्राइस ऑफ शेयर अलहदा निकालनी है, और उसको दैट सॉल्व करके उसको ख़त्म कर देना है।
क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, कंसीडर्ड आ फॉलोइंग डाटा ऑफ ABC कंपनी ऑफ 2 मंथ ऑफ द ईयर 2015। ठीक है, अब क्या है, कंपनी का डाटा कंसीडर करें 2 मंथ्स का, उसने दिया है 1 मार्च को और अप्रैल का। आप देखिए कलेक्शन फ्रॉम रिसीवेबल है मार्च में 1.5 लाख की, अप्रैल में 1,75,000 की, पेमेंट टू सप्लायर्स है 80,000 की और 1,000 और 80,000 की। ठीक है, अब आई थिंक सो मेरा ख्याल है ये क्वेश्चन पूरा नहीं है, शायद मुझसे कुछ गलती होगी जिसकी वजह से ये पूरा क्वेश्चन मेरे पास आ नहीं सका। खैर इस तरह से कुछ उसने रिक्वायरमेंट मांगी होगी, सो इसको आप देख लेना एक दफ़ा, या इसको अभी वेस्ट कर दो, निकाल दो अपने दिमाग से। अच्छा अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखो वो कहता है कि व्हाट इज़ फिशर इफेक्ट डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, दैट इज़ इंपॉर्टेंट थिंग। फिशर इफेक्ट तुमने लाजवन बताना है कि क्या होता है और उसको तुमने इसकी एग्जांपल बतानी है, ये 3 नंबर में पूछेगा तुमसे। अकॉर्डिंग टू M&M प्रपोर्शन टू ऑन व्हाट 3 थिंग्स द कॉस्ट ऑफ इक्विटी डिपेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। M&M प्रपोर्शन 2 वाला, उसमें 3 पॉइंट्स लिखे हुए तुम्हारी बुक में भी, हैंड आउट्स यानी कि तुम उसमें से देख लेना, तुम्हारा ये क्लियर हो जाएगा। छठा सवाल है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म डिवर्सिफिकेशन। ठीक है, तुम क्या समझते हो कि डिवर्सिफिकेशन क्या है, तुम उसको किस तरह अंडरस्टैंड करते हो उस टर्म को, एंड हाउ इट कैन बी यूज टू रिड्यूस रिस्क, और आप इससे रिस्क कैसे कम कर सकते हैं। डिवर्सिफिकेशन जिनको मतलब नहीं पता, सिंपल बात होती है कि अगर आपके पास कैपिटल है, लेट्स सपोज 10 लाख रुपीज़, अब आप क्या करेंगे, 10 लाख रुपीज़ को किसी एक एसेट में आप क्या करेंगे, उसको नहीं डालेंगे, ठीक है, स्पेंड नहीं करेंगे, आप मल्टीपल्स एसेट्स के अंदर उसको स्पेंड करेंगे। ठीक है, तो उसको आप कहेंगे कि ये डिवर्सिफिकेशन होगा, और जितने मल्टीपल एसेट्स में आप स्पेंड करेंगे तो उससे क्या होगा, आपका रिस्क होता है वो रिड्यूस होता है। लेट्स सपोज आपने 10 लाख को 5 एसेट्स में रिड्यूस किया तो 2 5 10 हो गया। ठीक है, पर ईच एसेट आपने 2 लाख किया। अब क्या हुआ, उसमें से आपके 1 या 2 एसेट ऐसे होते हैं जो लॉस में जा रहे हैं और 3 एसेट्स आपके प्रॉफिट में जा रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, उसके लॉस को कवर कर देंगे, जिससे क्या होगा, आपका रिस्क जो होता है वो रिड्यूस होता है। ये सिंपल इसका आंसर है, इसको आप आंसर भी समझ सकते हो और कॉन्सेप्ट भी समझ सकते हैं। अच्छा अगला क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है डाइवर्सिफिकेशन, ये सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट को लास्ट में पढ़ना है। अगला है, इफ़ अ फर्म हैज़ पेएबल टर्नओवर रेशियो ऑफ 8, ठीक है, व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब हुआ। यू आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट पेएबल्स पीरियड बाय यूजिंग गिवन इन्फॉर्मेशन। अब वो जो इन्फॉर्मेशन है वो इसने गिवन कहा हुआ है, लेकिन इसने दी भी नहीं है कि वो इन्फॉर्मेशन कौन सी है। ठीक है, ये भी एक अधूरा क्वेश्चन है हमारे पास। अच्छा अगला क्वेश्चन क्या डिस्क्राइब कर रहा है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ अ ब्रोकर, ब्रोकर का क्या रोल होता है इन द स्टॉक मार्केट। देखें ना, एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि भाई ब्रोकर का क्या रोल है, हालांकि डेफिनेशन ही है ये बेसिकली, लेकिन वो पूछ रहा है कि भाई आप क्या समझते हैं ब्रोकर का क्या रोल है, एंड हाउ यू ऑल्सो रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट पेएबल्स बाय यूजिंग गिवन डाटा, सॉरी, ब्रोकर क्या रोल एंड हाउ डज ही शी अर्न प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी आया था। अच्छा ऐसा कुछ इसने लिखा है, और उसका फॉर्मूला भी है, और ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी था। अच्छा ये किसी का पेपर मेरे पास आया था तो उसने इस तरह से बताया कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी आया था, ब्रोकर का ये आया था, और प्रॉफिटेबिलिटी का क्वेश्चन भी आया था, उसका फॉर्मूला भी आया था। अच्छा इसमें ना कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आपके पेपर में आते हैं कि उसने एनपीवी के साथ उसने पूछा होता है कि भाई इसका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी निकालें, ठीक है, उसका फॉर्मूला याद रखना और सिंपल निकाल देना। इवन 3 नंबर के अंदर भी वो पूछता है कि खाली स्टेटमेंट में उसने तुम्हें डाटा गिवन दिया होगा और वो तुम्हें कहेगा इसका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालो। ये बातें याद रखनी है, एक एक बात मेरी याद रखनी है, इसको भूलना नहीं है, ताकि तुम्हारे लिए आसानी हो जाए, तुम्हें मुश्किल नहीं होगी पेपर में। अच्छा जी अगला है, वाई फाइनेंस डिसीजन आर नॉट टेकन इन टू अकाउंट व्हेन डिसाइडिंग ऑन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स। फिर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सप्लेन एनपीवी एंड पेएबल रूल्स। ठीक है, एनपीवी और पेएबल्स जो रूल्स हैं वो बताने। डिफरेंस बिटवीन कोलेटरल एंड मॉर्टगेज। ठीक है, अगर तुम्हारा 22 तक तुम्हारा मिड टर्म था तो फिर तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं है, ये डिफरेंस बिटवीन कोलेटरल एंड मॉर्टगेज का, क्योंकि ये आई थिंक जो 20 लेक्चर्स के अंदर स्टार्ट होती है, ये 18 में होता है, मुझे याद नहीं है सब। अच्छा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेट ऑफ रिटर्न इज़ एब्सोल्यूट एंड परसेंटेज फॉर्म निकालनी थी। ठीक है, कुछ उसने क्वेश्चन दिया हुआ था जिसमें एब्सोल्यूट और रिटर्न इन रेट ऑफ रिटर्न और परसेंटेज निकालनी थी, इन्फॉर्मेशन गिवन थी। ठीक है, अभी नहीं दिया हुआ, तुम देख लेना रेट ऑफ रिटर्न वाला कौन सा है और परसेंटेज
कौन से क्वेश्चन में से या कौन से चैप्टर में से निकालने की बात कर रहा है ये, इसको देख लेना तुम। अच्छा, फिर था अगला इन्वेंट्री टर्नओवर का मीनिंग एंड कैलकुलेट करना था। ठीक है, इन्वेंट्री टर्नओवर क्या होती है, इसका मीनिंग क्या है और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो तुम देख लेना, फॉर्मूला है बुक हैंडआउट्स में तुम्हारे। अच्छा जी, अब उसने देखो 5 फीचर्स फॉर प्रेफर्ड स्टॉक्स के 5 फीचर्स उसने पूछे हुए लॉन्ग में। WACC कैलकुलेट करना था ट्रू फॉर्म्स का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। WACC लाजमन वजता ही वजता है, ये वो चीज़ है जो लगेगी तुम्हें। ठीक है, साथ साथ में तुम्हें बताया जाओगे इसमें ना, या पोर्टफोलियो वाले भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मैं तुम्हें साथ साथ बता रहा हूँ, इसमें पोर्टफोलियो का भी क्वेश्चन आता है। वो एक सिनेरियो देता है जिसमें वो कहता है कि पोर्टफोलियो का रिटर्न निकाले। सिंपल पे बता रहा हूँ, वो इस तरह से तुम्हें सिनेरियो देगा। ठीक है, और जो तुम्हारा वेरिएंस वाला है, वेरिएंस वाला भी तुम्हारा क्वेश्चन आता है, वो सिंपल देता है उसमें डाटा, और डाटा में वो तुम्हें कहेगा उसका वेरिएंस निकालो और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो। तुम्हें पता है वेरिएंस कैसे निकालना, नहीं आता तो लेक्चर नंबर 33 है और 34 है। ठीक है, दोनों वेरिएंस और पोर्टफोलियो वाले 33 34 होंगे, तो वो वीडियो लाजमन देख लेना। ठीक है, मेरे चैनल पे जाके, तो वहाँ से तुम्हें पता लग जाएगा कि वेरिएंस कैसे निकालना और पोर्टफोलियो कैसे निकालना, ये तुम्हारा क्वेश्चन भी हल हो जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद था कि कैश फ्लो कैलकुलेट करना था। ठीक है, और एक कुछ डिस्काउंट रेट वगैरह था, वो छोड़ दिया मैंने। ठीक है, उसने छोड़ दिया था। अच्छा, फिर दोबारा से आया है फिशर इफ़ेक्ट क्या है उसकी तुमने एग्जांपल के साथ बताना है। फिर उसने क्वेश्चन बताया कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द टर्म ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, ये दोबारा से वही क्वेश्चन आ गया। और अच्छा, फिर अकॉर्डिंग टू M&M प्रपोर्शन टू विच 3 थिंग्स कॉस्ट इक्विटी डिपेंड्स, ये दोबारा से अगेन किसी और को ये रिपीट हुआ है। NPV वाला एक लॉन्ग था, NPV ही लॉन्ग में आता है मोस्टली, या पे बैक पीरियड वाला लॉन्ग में देता है। ये दो आसान होते हैं, ये लाजमन आते हैं और ये ज़्यादा टाइम भी नहीं लेते। अच्छा, इसके बाद उसने एक और बताया कि और शॉर्ट में टर्नओवर वाला था, टर्नओवर रेशियोज़ वगैरह देख लेना, वो तुम्हें आ रहा हो जाएगा। अच्छा जी, अब देखो फिर तुम्हारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अनसिस्टमेटिक कैन एलिमिनेटेड ऑफ डाइवर्सिफिकेशन एक्सप्लेन करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पेपर में आता है। ये सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसको बिल्कुल हल्के में ना लेना, मैं फिर बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। तुम्हें सेम टू सेम तुम्हें इस तरह स्टेटमेंट्स में पूछेगा वो। ठीक है, वैल्यू दी थी, प्रेफर्ड स्टॉक फाइंड करना था। ठीक है, आई होप सो तुम लोगों को पता होगा प्रेफर्ड स्टॉक किस तरह फाइंड करते, नहीं पता तो लेक्चर्स मेरे देख लो, 23 24 25 है आई थिंक सो प्रेफर्ड स्टॉक वाला, तो मेरा लेक्चर देख लेना, वो तुम्हें समझ आ जाएगा। अच्छा जी, फिर था डिफाइंड टर्म स्ट्रक्चर ऑफ रियल रेट। ठीक है, टर्म स्ट्रक्चर ऑफ रियल रेट, ये 21 वाला था। अगर 22 तक तुम्हारा मिड टर्म था तो ये ना करना, इसको छोड़ देना। एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन, ठीक है, बाकी याद नहीं आ रहा, चलो उसको याद नहीं आ रहा, अच्छी बात है। ये लॉन्ग में था। पेक्रा मीन्स एंड बॉन्ड रेटिंग A1 A3 CD। ठीक है, ये भी तुम्हारे मिड के अंदर शामिल है अगर 22 तक है। ठीक है, और अगर 22 तक नहीं है तो इसको भी तुम छोड़ देना। फिर उसके बाद था ARR एवरेज रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करना था। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, और इसके MCQs भी आता है। और WACC भी फाइंड करना था। ठीक है, ये तो हमारे लॉन्ग के अंदर ही जाएगा ना। फिर बाकी एक टेबल याद नहीं, कैश बजट के रिलेटेड था टेबल दिया हुआ। अच्छा, फिर उसके बाद एक जो क्वेश्चन है वो ये था, ये देखो, ये 2:30 बजे आगे टाइम लिखा कि उसके अंदर इस तरह का क्वेश्चन आया था कि इफ़ ABC कंपनी इज़ एवेल्युएटिंग अ प्रोजेक्ट दैट कॉस्ट ₹20,000 एंड हैज़ कैश फ्लो ₹5,000 a ईयर ऑफ 6 ईयर्स, 6 साल के लिए, वाइल कंपनी हैज़ 12% कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैलकुलेट projects NPV, net present value and PI profitability index, it is feasible to invest in this project। ठीक है, ये दोबारा से उसने वही बात कर दी कि NPVs का फाइंड करना, प्रॉफिटेबिलिटी एबिलिटी इंडेक्स फाइंड करना है, जो अभी मैं पिछली बात आपको बता रहा था कि साथ साथ वो MPV के ये भी पूछ सकता है, तो उसने वही बात पूछ ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने ये पूछा है कि XYZ कॉरपोरेशन हैज़ 3 मिलियन शेयर्स ऑफ कॉमन स्टॉक आउटस्टैंडिंग, द करंट मार्केट प्राइस per share is ₹20 and the market value of total debit is ₹40 million. Its cost of equity is 15% and after tax cost of debt is 6%. What are required
टू कैलकुलेट कैपिटल स्ट्रक्चर वेट एंड WACC ऑफ द कॉरपोरेशन। ठीक है, अभी तुम लोगों को सवाल सारा समझ आ गया होगा कि इसमें क्या क्या पूछा तुम्हारे पास। इसमें सब कुछ है, डेट इक्विटी वगैरह उसने तुम्हें बताई हुई है। ठीक है, उसने तो उसको तुमने इस तरह से निकाल लेना है। WACC की सारी चीज़ें उसने तुम्हें यहाँ पे गिवन है, सिर्फ तुम्हें फार्मूला प्रॉपर पुट करना है, चीज़ों को प्रॉपर लिखना है। डेट में 100% जो आपका होता है उसमें से जो डेट है वो 6% उसको माइनस कर दें तो 94% आपकी इक्विटी बन जाएगी और रिमेनिंग 6% आपका डेट बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको निकाल लेना है, बाकी चीज़ें आपने फॉर्मूले में डालनी। बहुत सिंपल है, ना समझ आए मेरी वीडियो पे जाओ, एक एक चीज़ सुनो, वो समझाई थी मैंने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर कंपनी हैज़ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रुपीज़ 1,80,000 एंड एवरेज इन्वेंट्री इज़ रुपीज़ 2,25,000। इफ़ द रिसीवेबल पीरियड इज 90 डे एंड पेएबल पीरियड 28.4 डे, व्हाट इज़ कंपनी ऑपरेटिंग साइकिल एंड कैश साइकिल। समझ आ गई। अभी किस तरह से इसने थोड़ा सा घुमा के सवाल पूछा हुआ है, लेकिन इसको थोड़ा तुम गौर करोगे और लेक्चर नंबर 40 तुमने अगर सुना हुआ है तो दैट्स गुड, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है और ये तुम्हें याद रहेंगी। ठीक है, अगर नहीं सुना तो जाके सुनो, ये तुम्हें समझ आ जाएगी कि क्या कहानी है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा साथ वो कह रहे हैं नोट शो फार्मूलाज एंड कंप्लीट वर्किंग। इसमें साथ साथ बता दें कि तमाम फार्मूलाज आपने लिखने, तमाम नहीं मतलब कि जो जो फार्मूलेज लगने और सारी वर्किंग आपने दिखानी है इसको। अच्छा पैक्रा का उसे दोबारा से दे दिया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, तो ये अगेन आया है। अगर आप लोगों के मिड में ये गुजर गया तो इसको छोड़ दो, अगर नहीं गुजरा तो इसको दोबारा कर लो। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इन्वेस्टमेंट कॉस्ट रुपीज़ 1.5 लाख रुपए एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो है 2.5 लाख रुपए। कंप्यूट एंड इंटरप्रिटेट द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट। देखा, PI वाला उसने खाली 3 नंबर के अंदर ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसको ऊपर नीचे करके डिवाइड कर दो, तुम्हें पता लग जाएगा कि इसकी PI की वैल्यू क्या है। अच्छा, नेक्स्ट उसने पूछा है कि एन इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर इज़ टू असेस द वैल्यू ऑफ प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट। ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एलेबोरेट दिस स्टेटमेंट। अब इस स्टेटमेंट को वजाहत करेंगे भाई कैसे उसकी जिम्मेदारी है, तो उसको आपने एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ये कॉन्सेप्चुअल था। अच्छा, नेक्स्ट है, फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन ऑफ ABC फर्म कैलकुलेट फर्म्स पेएबल टर्नओवर एंड पेएबल पीरियड। पेएबल टर्नओवर, पेएबल पीरियड आपने बताना है, जिसमें बैलेंस शीट इन्फॉर्मेशन उसने दी हुई है। इन्वेंटरी इतनी इतनी है, बिगनिंग और एंडिंग प्राइस, एवरेज बताई हुई और साइड पे एंडिंग बताई हुई। तो अकाउंट रिसीवेबल की ये बिगनिंग है, ये मतलब कि 1,60,000 जैसी है, ये बिगनिंग है। 2 लाख इसकी एवरेज और 1,80,000 रुपये इसकी एंडिंग प्राइस है। समझ गए हो ना, ये तो इस तरह से इसने किया हुआ है। या हाँ, बिगनिंग एंडिंग एवरेज, लास्ट वाली एवरेज है और फर्स्ट वाली बिगनिंग, मिड वाली एंडिंग और लास्ट वाली एवरेज। तो इससे आपने उसको बता देना। साथ उसने नीचे दिया हुआ कि जो इनकम स्टेटमेंट इन्फॉर्मेशन रुपीज़ इन नेट सेल और कॉस्ट ऑफ गुड्स भी बताई हुई है, तो तुम लोगों ने इसको बता देना है कि पेएबल टर्नओवर, पेएबल पीरियड कैसे निकलेगा, क्योंकि 2-3 फार्मूलाज लगते हैं और वो फिर निकलता है। ठीक है, अच्छा अब देखो इसने शॉर्ट में क्या पूछा, व्हाट इज़ प्रॉक्सी वोटिंग। प्रॉक्सी वोटिंग क्या होती है और हाउ इट कैन रिजल्ट इनटू अ प्रॉक्सी फाइट। ठीक है, और ये कैसे प्रॉक्सी फाइट में कन्वर्ट हो जाती है, तो इस चीज़ को तुमने लास्ट में एक्सप्लेन करना है, बताना है उसको। ये कॉन्सेप्चुअल है थोड़ा सा, प्रॉक्सी वोटिंग आसान एक डेफिनेशन है। उसके बाद है, व्हाट इज़ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या होती है भाई, ये बताओ। फॉर व्हाट पर्पस, इसका मकसद क्या है। एंड इट इज़ यूज्ड बाय द फर्म। ठीक है, वो बताओ। फिर डिस्क्राइब डिसएडवांटेजेस ऑफ बैरियर्स बॉन्ड्स, सही है। फिर उसके बाद है, प्लीज़ चूज़ वन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ आर ट्रू रिगार्डिंग द रिटर्न ऑन एसेट्स। ठीक है, अब इसमें 3-4 आपको स्टेटमेंट्स दिए होंगे और आपने उसमें से चूज़ करके बतानी कि भाई कौन सी ठीक है। अभी यहाँ पे वो स्टेटमेंट्स लिखी भी नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डीलर एंड ब्रोकर में क्या डिफरेंस आता है। व्हाट डज स्टैटिक थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर स्टेट, क्या होता है। सपोज देर इज़ एन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ 20%, वट विल बी द रिस्क प्रीमियम। रिस्क प्रीमियम इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इफ़ रिस्क फ्री रेट इज़ 18%, 12%। ठीक है, ये तुमने उसको कैलकुलेट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लिवरेज और अनलिवरिंग।
में क्या डिफरेंस होता है, ये लास्ट में तुम लोगों ने बताना है, ये इंपॉर्टेंट भी है। देखो अभी तक मैं तुम्हें जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, और आई होप सो कि तुम लोग भी वो चीज़ देख रहे हो, सुन रहे हो, तो तुम लोगों को भी सिर्फ यही लग रहा होगा कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैंने खुद से पेपर्स नहीं बनाए हुए, ये वो पेपर्स हैं जो कि रिपीट नहीं है, रिपीट हर साल हर सेमेस्टर में बार 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 को रिपीट होते हैं, यही सवाल होते हैं रिपीट। ठीक है, या तो ये सेम के सेम वैल्यूज़ के साथ रिपीट होते हैं, या इसमें क्या होता है वैल्यूज़ आगे पीछे कर दी जाती हैं, या थोड़ा सा क्वेश्चन का मोड जो होता है वो चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, बाकी सेम चीज़ें हैं, और होपफुली आप लोगों को भी ये सेम स्टेटमेंट्स आएंगी, अल्लाह करे चेंज ना हो, यही पेपर आपके पास है, जो तो क्या अच्छी बात है। ठीक है, सो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, मैं कोई भी ऐसी वैसी बात चीज़ नहीं बता रहा जो इम्पोर्टेंट नहीं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अब देखें एक क्वेश्चन इस तरह से भी है कि मैच द कैपिटल बजटिंग टेक्निक आर गिवन इन आ कॉलम ए टू द क्राइटेरिया इन कॉलम बी, प्रोवाइड द करेक्ट आंसर इन कॉलम सी। ठीक है, जैसे नेट प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंट कैश फ्लो से मिलती है, किससे मिलती है, वो जब तुम उसके 5-6 स्टेप्स जो नीचे दिए हुए थे वो पढ़ोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा। तो जो सही आंसर होगा इन कॉलम बी में से उठा के सी के अंदर लिख देना। सही है। फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन से कहते हैं ईच ऑफ द फॉलोइंग म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट है प्रोजेक्ट की इन्वॉल्विंग एन इनिशियल आउटले है ₹2,40,000 की, द कंपनी रिक्वायर्ड रेट है 11%, और इसका अपने नेट कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट क्या होगा, कैश प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट उसने बी दोनों की वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं यहाँ पे। ठीक है, और गिवन क्या वो कर रहा है कि इसका इन्वेंट्री पीरियड निकालें, अकाउंट रिसीवेबल पीरियड निकाले, अकाउंट पेएबल पीरियड निकाले, ऑपरेटिंग साइकिल और कैश साइकिल। देखो यार तुम्हारे सामने लेक्चर नंबर 40 कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि तुम्हारे सामने ये बार बार आ रहा है। अब मैं तुम्हें यहाँ पे अगर बताऊँ ना, तो तुम्हें मैं अभी नहीं बताऊँगा, तुम्हें लास्ट में बताऊँगा, क्योंकि तुम यहाँ पे क्या होगा, मेरी बात सुन लोगे, एंड पे तुम मेरी बात नहीं सुनते, तुम लोग जल्दी से जैसे ही वीडियो ख़त्म होती है और तुम निकल पड़ते हो। ठीक है, वीडियो को पूरा ख़त्म भी नहीं करते, मतलब निकला तुम चले जाते हो। अब मैं तुम्हें नहीं बताऊँगा, वो तुम्हें लास्ट पे बताऊँगा ताकि तुम वीडियो पूरी देखा करो। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन द कंपोनेंट्स ऑफ टोटल रिटर्न इन टर्म ऑफ द डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। ठीक है, उसके कंपोनेंट्स लिखो, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑपरेटिंग साइकिल एंड कैश साइकिल। सही है। हाउ आ फर्म ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज कैलकुलेटेड, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, फिर उसके बाद डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, बताओ डीलर ब्रोकर क्या होता है, बिड प्राइस क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, स्प्रेड क्या होता है। 5 नंबर में आ फर्म हैज़ द टोटल वैल्यू ऑफ ₹1 million एंड डेट वैल्यू एट ₹4 लाख, वट इज़ द आफ्टर टैक्स वेट average cost of capital if the cost of debt is 12%, the cost of equity is 15% and the tax rate is 35%। नहीं पता, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, तुम मेरी वीडियो पे जाओ, मेरे चैनल में जाओ। ठीक है, लेक्चर तुम देखो, वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला आई थिंक 36 लेक्चर है, मेरी वीडियो देखो, आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन सिस्टमेटिक रिस्क, अनसिस्टमेटिक रिस्क एंड आल्सो डिफाइन विच रिस्क इज एलिमिनेटेड बाय द डाइवर्सिफिकेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा रिपीट होता है ये क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो विच इश्यूज कवर इन फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट एरिया, मार्क 5 के हैं, क्रेडिट पॉलिसी। ठीक है, क्या इश्यूज़ हैं बताओ, इसको एंड वाले चैप्टर में से है। फिर है क्रेडिट पॉलिसी एंड इट्स कंपोनेंट्स, क्रेडिट पॉलिसी क्या होती है उसके कंपोनेंट्स बताओ। ठीक है, 5 नंबर के अंदर है। डिफाइन ऑप्टिमल पॉलिसी क्या होती है, 5 नंबर के अंदर है। राइट डाउन द स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग, चीज़ें बताएं भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आता रहता है। एनपीवी बताओ, आईआरआर की बताओ, पे बैक पीरियड बताओ, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स बताओ, और एआरआर की। ठीक है, ये वही पॉइंट्स हैं जो कि तुम्हारे चैप्टर के अंदर हैंड आउट्स के अंदर मैंने जो चैप्टर उसके एंड पे जो 4-5 इन सब के 3-3 पॉइंट्स लिखे हुए, ये वही बातें, हर एक के तुम 2-2 पॉइंट्स भी लिख दो तो 5 नंबर तुम्हारे पूरे हो जाएंगे। सही है, अगर वो उनको नहीं समझ आते उनका कहने का क्या मकसद है, तो मेरी वीडियो देखो, तुम्हें समझ आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फ्लेक्सिबल पॉलिसी एंड रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी रिगार्डिंग साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट वाइल मेकिंग शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पॉलिसी। बोला था ना
ये तुमसे MCQs में पूछ सकता है, ये तुमसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है, तो इसने 3 नंबर में पूछा हुआ है। अगर नहीं सुना हुआ, नहीं पता, मेरे लेक्चर नंबर 41 देखो, पता चल जाएगा। फिर नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन सिस्टमेटिक रिस्क एंड अनसिस्टमेटिक रिस्क, विच ऑफ देम कैन बी एलिमिनेटेड। डाइवर्सिफिकेशन देखो, ये अगेन रिपीट हुआ क्वेश्चन, दैट इज मीन्स दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर उसके बाद है सपोज कॉमन स्टॉक ऑफ अ कंपनी आर करेंटली सेलिंग फॉर ₹30 पर स्टॉक, स्टॉक मार्केट एनालिसिस एस्टिमेट आर डिविडेंड ऑफ ₹2 per share of the next year, and it is expected that the dividend will grow up 10% more or less indefinitely. What returns does this stock offer? ठीक है, कॉमन स्टॉक वाला लेक्चर सुनो, ये क्वेश्चन का सलूशन भी वहाँ मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, आ बैंक इज़ ऑफरिंग 12% इंटरनल रेट compounded quarterly on its saving account. What will be the effective annual rate? EAR। ठीक है, ये तुम्हारे लास्ट 44 लेक्चर के अंदर होगा या 43 लेक्चर में होगा, वहाँ से देखो मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन EDI इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। अगर लास्ट वीडियो मेरी सुनी है तो मैंने बोला था ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पेपर में ये आता ही आता है, और ये आया हुआ है 3 नंबर में। एंड राइट डाउन इट्स एडवांटेजेस ब्रीफली। उसमें एडवांटेजेस नहीं आपके लिखे हुए, ये आप गूगल से भी उठा के देख सकते हो कि उसके क्या एडवांटेजेस हैं, वो आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टेम्परेरी करंट एसेट्स एंड परमानेंट करंट एसेट। 5 नंबर में पूछा गया, यही मैंने बात की थी कि कई हमारे अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स होते हैं, वो इस चीज़ को अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव से लिख देते हैं, लेकिन उनको देखना चाहिए कि वो बिज़नेस फाइनेंस का अगर पेपर दे तो उसको वो बिज़नेस फाइनेंस से रिलेटेड लिखें, तो उनको 5 में से 5 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, ये ओवरऑल आपके क्वेश्चन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से जो कि कुछ मेरे जहन में थे, और एक एज इट इज़ स्टेटमेंट के साथ, और कुछ मैंने अपने पुराने दोस्तों से लिए हैं, और कुछ की मैंने सर्चिंग की है, जो कुछ भी था मतलब कि मवाद वो मैंने आपके लिए निकाल के रख दिया, अब आपके सामने प्लेट के अंदर रख दिया कि भाई ये पहचान है, इसको रट्टा मार लो, पास हो जाओगे। सही है, लेक्चर मेरे पढ़ लो, इसको रट्टा मार लो, पास हो जाओगे। पास की मुराद A ग्रेड तो कहीं नहीं गया ना, सिंपल, A ग्रेड कहीं नहीं गया, A ग्रेड मिलेगा ही मिलेगा, पक्का मिलेगा। अच्छा, अब ये इतने सारे हमने सवाल पढ़े, अब इसका निचोड़ के आप जो गोल्डन टिप्स है वो मुझसे लेते जाओ। इसमें देखो हमने जो चीज़ें देखी, हमने देखा ये है कि लेक्चर नंबर 23, लेक्चर नंबर 25, ठीक है, NPV वाले जितने लेक्चर्स हैं वो वाले, उसके बाद वेरिएबल वाले, ठीक है, सॉरी वेरिएबल कौन सा था, पोर्टफोलियो वाले, और जो वेरिएबल और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, ठीक है, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन वाले, वो लेक्चर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पोर्टफोलियो वाला लेक्चर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके पास जो कैपिटल स्ट्रक्चर वाला लेक्चर है वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद WACC वाले लेक्चर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद MM वाला लेक्चर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके पास लेक्चर नंबर 40 इंपॉर्टेंट आ गया। 40 के बाद 41 के अंदर जो चीज़ें वो इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद आगे से EDI वगैरह ये छोटे छोटे सवालात हैं, ये इम्पोर्टेंट है। सही है, जितने मैंने आपको लेक्चर बताए हैं यही है, बस इसी में से पेपर आपका घूम फिर के आता है। सही हो गया। और जो वो लास्ट वाले लेक्चर बताए थे उनमें और जो मैंने सवालात बताए थे ना आपको हैंड आउट्स के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, उनको भी प्लीज़ देख लेना। इस पे डिपेंड मत करना सारा कुछ, लेकिन मैंने बोला 100 में नहीं से तो 80% तो इसमें से पेपर आएगा ही आएगा, और जो 20% होगा वो मेरे लेक्चर्स में से आएगा। ठीक है, तो लेक्चर्स भी एज इट इज़ यही चीज़ें वो पढ़ लोगे, ये पढ़ लोगे, एक बात है, लेकिन दिखाने का मकसद ये था कि पेपर इस तरह से आता है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। सो वंस अगेन मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि
आपने क्या करना है, जब भी आप एक तो इसको शेयर करो यार अपने दोस्तों के साथ जिनकी तैयारी नहीं है या जो भी इनके मसले मसाइल हैं, तुम उनके साथ शेयर करो। दूसरा, और दूसरा ये कि जब तुम्हारा पेपर हो जाए, तुम प्लीज़ इसके नीचे कमेंट करके बताना कि तुम्हारा कितने % पेपर इसमें से आया है, और साथ साथ अपना जो पेपर है उसको भी शेयर कर देना, यहाँ पे ना कमेंट में कॉपी पेस्ट कर देना, ठीक है। सो दैट्स फाइन, ठीक है। और अपना बहुत ख्याल रखना। गुड लक फॉर द एग्ज़ाम। अल्लाह हाफिज़।